हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो विदेशियों के विवरणी, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। तो उसी कड़ी में आज हम विदेशियों के विवरण के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन आया, क्या क्या लिखा उसने। और वो इसलिए कि उस समय 2-2,500 साल पहले जो भी विदेशी आए उन्होंने न्यूट्रल तरीके से जो यहाँ पे घूमे, पढ़े, देखा, समझा, उन्होंने लिखा और अपनी किताबें अपने साथ ले गए। यानी कि हालांकि उनमें से उनके भी किताबें ज़्यादातर नष्ट हो चुकी है, लेकिन उनके विवरण उनके देश में किसी किसी ने छापे, लिखे, वहाँ से हमें ऑथेंटिक स्रोत मिलते हैं कि वास्तव में उस समय क्या चलता है। जैसा कि आज की राजनीति चल रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उस समय वास्तव में उन्होंने जो देखा, जो सही, जो भी उनको लगा उन्होंने लिखा। तो उसको जानने के लिए हम उनके स्रोतों को काफ़ी ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थों के लिए लोग इतिहास में घालमेल करते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो जब भी कोई कंट्रोवर्सी फंसती है तो हमें उसको सही क्या है देखने के लिए विदेशियों के विवरण पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं विदेशियों के विवरण के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पे लगभग 4 प्रकार के लेखक आए, जो चाइना से आए। चीनी लेखक, यूनानी और रोमन लेखक और अरबी लेखक। इनकी किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इतिहास की दृष्टि से, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यूनानी लेखकों के बारे में बात करते हैं। ये कुछ तो सिकंदर के पूर्व आए थे, कुछ उसके समय आए थे और कुछ उसके बाद आए थे। यूनानी लेखकों में हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका लिखी सिकंदर के पूर्व, तो हिस्टोरिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको हम हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं हेरोडोटस को। इसके अलावा प्लिनी आया, टेसियस आया और स्ट्रैबो आया, एरियन नाम का लेखक भी आया। तो उनसे भी हमें काफ़ी जो है जानकारी प्राप्त होती है। हेरोडोटस की एक बात आपको बता दें कि इसने जो है उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम की जातियों के विवरण के साथ ही साथ भारत और फारस से संबंधों के बारे में भी लिखा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सिकंदर के समकालीन लेखकों में निरियाकस, एरिस्टोबुलस, अनसिक्रिटस, टालमी और क्लिटार्स आदि प्रमुख हैं। तो हेरोडोटस का उल्लेख जो है ये भारतीय शासक सिकंदर महान के आक्रमण के समय आया था, लेकिन हेरोडोटस का उल्लेख स्ट्रैबो और जस्टिन ने भी अपनी अपनी किताबों में किया, जिससे पता लगता है कि हाँ, हेरोडोटस नाम का कोई व्यक्ति बाहर से आया था। दोस्तों, सिकंदर महान के आक्रमण के समय भारतीय शासक हेरोडोटस का उल्लेख यूनानी लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में किया है, जिसमें स्ट्रैबो और जस्टिन प्रमुख हैं। लेकिन बाद में विलियम जोन्स ने हेरोडोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन और प्लूटार्क ने उसे हेरोडोटस कहा है। यानी कि हेरोडोटस और हेरोडोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इनकी पहचान की है, जैसा कि उन्होंने अपनी किताबों में वर्णन किया है। फिलार्किस नाम का विद्वान जो था, यूनानी लेखक था, उसने भी हेरोडोटस नाम दिया है। उसके अलावा टेसियस ईरानी राज्यवैद्य है, जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करके अपना विवरण लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि निरियाकस, एस्ट्रेबुलस, अनसिक्रिटस, टालमी और प्लूटार्स ये सब भारत आए थे, किंतु टेसियस ऐसा है जिसने जो है वहीं ईरानी राज्यवैद्यों से यहाँ की जानकारी प्राप्त करके अपना उसने किताब लिख दी। उसके बाद हेरोडोटस तो आप जानते ही हैं, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ जो हिस्टोरिका है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। और ये अनुश्रुतियों के आधार के द्वारा पता चलती है हमें। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में जो उसके समय में आए थे
तो उनका नाम मैं बता ही चुकी हूँ। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा और उसका नाम मेगस्थनीज है, जो सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में शुमार होता है मेगस्थनीज। और इसने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे इंडिका नामक बुक लिखी है, जो काफ़ी प्रचलित होती है। जब भी इतिहास विज्ञों में कोई उस समय की प्राचीन भारत के समय की बात क्लियर करनी होती है सामाजिक आर्थिक, तो इंडिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका काफ़ी जो है वर्णन लोग करते हैं, जगह जगह उदाहरण देखते हैं इंडिका। और इंडिका आपको आसानी से मिल भी सकती है, परंतु यह अपने मूल रूप में नहीं है। इंडिका के जो वर्णन है वो भी दूसरे लेखकों की किताबों में कहीं न कहीं मिलते हैं। और इसी समय एक और यूनानी राजदूत जो आया था, जो दरबार में रहा था, वो बिंदुसार के दरबार में रहा था, डायमेकस उसको कहते हैं। और डायोनिसिस नामक यूनानी राजदूत अशोक के दरबार में भी आया था। तो देखिए आप, पहले मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, 14 वर्षों तक रहा है। उसके बाद आप याद कर सकते हैं कि डायमेकस उसके पुत्र बिंदुसार के दरबार में आया है। फिर डायोनिसिस जिसको बोलते हैं, वो उसके पुत्र अशोक के दरबार में आया और रहा, और उस समय सुना उन्होंने उसका वर्णन किया। प्लिनी ने अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्टोरिका के 6ठे अध्याय में भारत की दशा का काफ़ी अच्छी तरह वर्णन किया है। में रहा तो सबसे पहले इसकी जो पहचान की, खोज की, वो डॉक्टर श्याम भक्त ने इसको खोजा और मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। और डायमेकस जो है दोस्तों, एग्जाम में ये भी आता है कि ये किसके भेजे हुए राजदूत थे, तो आप याद रख सकते हैं कि मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सीरियाई राजा, जो सीरिया आजकल दोस्तों काफ़ी फेमस हो रहा है, देख रहे हैं आप, तो सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में डायमेकस आया था, जो कि बिंदुसार के दरबार में रहा था दोस्तों ये। और उसके बाद मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में डायोनिसिस आया था, जो सम्राट अशोक के दरबार में रहा था। टालेमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी काफ़ी फेमस है। टालेमी की जियोग्राफी, और इसने 2 किताबें लिखी। टालेमी ने जियोग्राफी लिखी, और भी लिखी होंगी, लेकिन जिसका वर्णन हमारी किताबों में मिलता है हमारी जानकारी के आधार पे, उसमें टालेमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मिलता है, जिसमें बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का काफ़ी अच्छा वर्णन है। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय भारत में व्यापार कितना अच्छा था। और दोस्तों ये भी अशोक के शासनकाल की घटना है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भड़ौच बंदरगाह का काफ़ी अच्छा वर्णन और विस्तृत वर्णन है। प्लिनी की जो नेचुरल हिस्टोरिका है, ये ईसा की प्रथम सदी जो लैटिन भाषा में लिखा है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापारिक और भारतीय पशुओं और वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, तो इससे नेचुरल से आप याद रख सकते हैं कि इसमें नेचर से जुड़ी हुई बातों का वर्णन होगा। तो नेचर में क्या है, पशु हैं और वनस्पति होती हैं, खनिज होते हैं। तो यानी कि प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्टोरिका में जो ईसा की प्रथम सदी में, जैसा कि दोस्तों बताया गया है कि ये भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार में भारतीय पशुओं और वनस्पतियों और खनिजों का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है, और ये लैटिन भाषा में इसने लिखी। उसके अलावा दोस्तों
सिकंदर पूर्व के लेखकों में, स्काई लेखकों में पेट्रोक्लीज और पॉलीबियस हैं। दोस्तों, अन्य यूनानी लेखकों में पेट्रोक्लीज और पॉलीबियस हैं। टॉलेमी ने अपने ग्रंथ जियोग्राफी में भारत की भौगोलिक अवस्था की काफी अच्छी जानकारी दी। एलियन कहें या एरियन, भारत के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी और यहाँ पे कितने प्रकार के पशु पक्षी उस समय उनको दिखे, वो उन सब बातों का वर्णन किया। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में, विदेशियों के विवरण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब हम चीनी लेखकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चीनी इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ चाइनाज हिस्ट्री कहे जाने वाले जो सुमाचीन थे, उन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे अपने ग्रंथ में सबसे पहले भारत का उल्लेख किया है। यानी सुमाचीन को चीनी इतिहास का पिता कहते हैं और इन्होंने अपने पहले ही ग्रंथ में भारत का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि उसमें भारत कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे और उन्होंने 399 ईस्वी में भारत आए और उसके बाद 14 वर्षों तक यहाँ रहे और उन्होंने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 से 415 ईसा पूर्व के बीच 40 वर्षों तक शासन किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल की जानकारी मिलती है फाहियान से हमें। जो दूसरे चीनी लेखक हैं जिनको सुंगियुन बोलते हैं, ये 518 ईस्वी में भारत आए और 3 वर्षों तक यहाँ इन्होंने प्रवास किया और इनका उद्देश्य था कि भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियों का संकलन करना था। यानी कि उनकी जो दूसरे लोगों ने जो किताबें लिखी थी उनकी प्रति बनाकर अपने देश ले गए और ये इन्होंने कम से कम 170 ग्रंथों का संकलन किया, ये डुप्लीकेट बनाया और लेके गए। तो दोस्तों, चाइना से जो लोग भी आए तो ज़्यादातर बौद्ध धर्मावलंबी ही थे। चाइना से जो भी यात्री आए और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में, समाज के बारे में, उसमें क्या चल रहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी और अपने देश, जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तीसरे जो महत्वपूर्ण यात्री हैं चाइना से आने वाले, वो वेनसांग हैं और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। हर्षवर्धन, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी बौद्धिस्ट शासक थे और 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। इनकी यात्रा का वर्णन सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। यानी वेनसांग जी की जो बुक है वो सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है और ये यहाँ पे 16 वर्षों तक रहे और अपने अनुभवों का उल्लेख किया और 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में, सोचो, उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। यानी कि उस समय नालंदा कितना बड़ा शिक्षा का स्रोत था कि चाइना से, अरब से, वहाँ से लोग आते थे, रहते थे और पढ़ते थे और शिक्षा की क्वालिटी कितनी अच्छी थी। यानी विज्ञान पे आधारित थी, पूर्णतः विज्ञान पे आधारित थी। वैज्ञानिक आधार, शिक्षा का आधार वैज्ञानिक था। इसके बाद आते हैं दोस्तों इत्सिंग। ये 7वीं सदी में भारत आए और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत की व्याख्या की। इन दोनों विश्वविद्यालयों में क्या था, कैसे पढ़ाई होती थी और किस तरह की बिल्डिंग थी, कैसी सोच थी प्रोफेसरों की उस समय जो थे, किस तरह के मतलब विज्ञान पर ध्यान दिया जाता था, इन सब बातों के बारे में विस्तृत व्याख्या दी। उसके बाद दोस्तों वीली जो है, इन्होंने वेनसांग की जीवनी में, इनके द्वारा लिखित जो है वेनसांग के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी है जिसमें हर्षकालीन इतिहास की बातें इनसे ज्ञात होता है। उसके बाद मा त्वालिन, ये भी चीनी लेखक हैं, ये भारत आए। ये हर्ष के पूर्वी अभियान का इन्होंने वर्णन किया। और उसके बाद एक और चीनी यात्री आए दोस्तों, चाउ जू कुआ, और इनसे जो है चोल इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है और इन्होंने चोल इतिहास का वर्णन किया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चीनी यात्री। उसके बाद अरबी लेखक, यानी अरब से जो लेखक आए। अरबी लेखक सबसे पहले सुलेमान
और ये भारत आए 9वीं शताब्दी के में आए और ये इन्होंने जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं का वर्णन इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इन्होंने पाल साम्राज्य को रूहमा नाम दिया था, रूहमा नाम दिया था सुलेमान। उसके बाद इब्न खुर्दाद नामक लेखक, अरब से आए अरबी लेखक, किताबुल ममालिक में भारतीय नगरों तथा स्थानों का वर्णन किया। इनकी बुक है दोस्तों, इनकी लिखी किताब का नाम है किताबुल ममालिक में भारतीय नगरों और स्थानों का वर्णन किया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कह देते हैं अल मसूदी, ये बगदाद से आए थे और 941 से 943 ईस्वी तक इन्होंने भारत की यात्रा की। अल मसूदी बगदाद से भारत आए थे और 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। उसके बाद महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले अबू रेहन, जिनका नाम, जिसको हम अल बरूनी के नाम से जानते थे, इनको अबू रेहन भी कहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखक थे। इन्होंने अपने ग्रंथ तहकीके हिंद, जिसको आजकल किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज और कानून अल मसूदी भी कहते हैं, यानी तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद का मतलब हिंदी में भारत की खोज और कानून अल मसूदी भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने भारत की व्यवस्था का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। अन्य अरबी लेखकों में दोस्तों अल बिलादुरी, हसन निजामी, फिरदौस और फरिश्ता भारतीय संस्कृति के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। और यूरोपी लेखक आब्लिग्याती जो है उसमें मार्को पोलो काफ़ी जो है फेमस है, सभी लोग लगभग जानते हैं। तिब्बती लेखक तारानाथ भी आए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर में भारतीय समाज का और व्यवस्था का वर्णन किया है। तो दोस्तों अब फायान जो है आपको पता ही चल गया कि 399 ईस्वी में आए थे। वेनसांग का सबसे महत्वपूर्ण के हर्षवर्धन आप याद रखें 606 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आए थे और उसके बाद जो है 9वीं शताब्दी के बाद जो अरबी लेखक आए थे, यानी सबसे पहले यूनानी लेखक, फिर चीनी लेखक, और यूनानी लेखकों के समय ही कुछ एक रोमन लेखक थे जो आए थे, उसके बाद चीनी लेखक और फिर अरबी लेखक आए थे। तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि याद करने में आपको आसानी भी रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। मार्को पोलो जिसके बारे में कहते हैं, इन्होंने पांड्य राज, साउथ के, दक्षिण के पांड्य राज के विषय में काफ़ी अत्यंत जानकारी और उपयोगी बातें लिखी हैं। और दोस्तों तो ये हमारे विदेशी लेखकों का विवरण अब समाप्त होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। अब इसके आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसका अगला पार्ट नेक्स्ट हम बनाएंगे, कि अभी भी बहुत सी बातें इसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोतों की जानकारी करने के लिए बाकी हैं। तो इसके आगे वाले पार्ट में हम उनकी जानकारी देंगे। और तब तक के लिए जय भारत, शब्बा खैर, नमस्कार दोस्तों, शुभ नमस्कार। नमस्कार ही नहीं, शुभ नमस्कार हो, ताकि आपके जीवन में हमेशा शुभता प्राप्त हो, ऊंचाइयां प्राप्त हों। और इसी आशा के साथ अगर मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर कुछ गलत मैंने बोला हो तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी भी मांगती हूँ। और अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत बताएं, हो सकता है मेरी जानकारी में कोई कमी हो, क्योंकि हमेशा ही जो है ये मानना चाहिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जिनको काफ़ी अच्छी जानकारी होगी, तो उसको हम ग्रहण करने के लिए सदैव ही तत्पर हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, और
आप सब भी खुश रहें, सबको खुश रहें। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले आपने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत की जानकारी के लिए जो है काफ़ी विदेशियों के विवरण के अतिरिक्त चित्रकला, मूर्तिकला, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं, उनसे भी हमें काफ़ी इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मूर्तिकला के बारे में हम बात करेंगे और चित्रकला और अन्य जो पुरावशेष हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों की प्रचुर संख्या से हमको ये पता लगता है कि सैंधव लोगों के प्रमुख देवता थे और कुषाण युगीन मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव भी दिखाई देता है, जिससे गांधार शैली की मूर्ति पर यूनानी कला का प्रभाव दिखता है, परंतु मथुरा शैली इससे पूर्णतः मुक्त है। गुप्त युगीन मूर्ति कला में आत्मा और मुखाकृति का सुंदर मिश्रण दिखता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती शैली की मूर्ति में सामान्य जनजीवन का सजीव चित्रण है। तो इनसे भी हमें पता लगता है कि किस समय क्या क्या था और उससे कैसे होता है। चित्रकला दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही चित्रकला की परंपरा रही है। चित्रकला का पूर्ण विकास गुप्त काल में देखने को मिलता है। आज भी आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकला का सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। 16वीं गुफा में चित्रित मरणासन्न राजकुमारी हो या फिर 17वीं गुफा में चित्रित गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या माता और शिशु के मनोहारी चित्रों से सबसे अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण है। चित्रकला से तत्कालीन समाज की हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, जैसे आभूषण है, उनका धर्म क्या है, कपड़े पहनने का ढंग क्या है, साज सज्जा का ढंग क्या है, तो उससे हमें उनके बारे में पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा था। उसके अलावा दोस्तों, पुरावशेष जो होते हैं, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से प्रागैतिहासिकता आदि इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे हड़प्पा कालीन मोहरों से उस सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य से ही पता चलता है कि भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर पांडव और कौरवों के युद्ध का समय 900 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, स्मारक जो हैं हमारे पास जो खुदाई में मिलते हैं वैसे मिलते हैं स्मारक, जो बच्चे भग्नावशेष जिनको हम कहते हैं, उनसे भी हमें जो है काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मथुरा, तक्षशिला, कौशाम्बी आदि स्थलों की खुदाई से प्राप्त भवनों में उस काल की नगर योजना का पता मिलता है कि किस तरह उस काल में नगर बनाए जाते थे। पाटलिपुत्र की खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के राजप्रसाद के बारे में संकेत मिलते हैं कि उस समय लकड़ी के घर बनाए जाते थे। महलों और मंदिरों में वास्तुकला के विकास की जानकारी मिलती है कि किस टाइप की खिड़की लगाया है, धनिया किस टाइप की, छत कैसे बनती थी, क्या है, इन सब बातों के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली जो है नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की में द्रविड़ शैली का प्रयोग होता था और मध्य भारत के मंदिरों को बेसर शैली कहते हैं, जिसमें से जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। विदेशों में प्राप्त स्मारकों से भी भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है, जैसे जावा का बोरोबुदुर स्तूप, अंकोर वाट का मंदिर आज से भारत के विदेशों के साथ संबंधों का पता चलता है, जैसे कंबोडिया का विष्णु मंदिर। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कंबोडिया में कभी वहाँ पे कि विष्णु मंदिर बना था, यानी कि हिंदू धर्म वहाँ पे काफ़ी प्रचलित था उस समय। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। आज वहाँ पे बौद्ध धर्म है, पहले हिंदू धर्म था, आगे कोई और धर्म आएगा। तो दोस्तों, आपको इतिहास तो पढ़ा ही रहे, साथ में ये भी बता रहे हैं कि सृष्टि परिवर्तनशील है। कल हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, आज हम क्या हैं। तो परिवर्तन को हमेशा स्वीकारना चाहिए और मन से स्वीकारना चाहिए। जो लोग परिवर्तन को नहीं स्वीकारते हुए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है। अगर आप परिवर्तनशील नहीं रहोगे, आप समय के साथ नहीं चलोगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि समय के साथ नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, और अभिलेख जो उस समय दीवारों पे, भित्तियों पे, चिट्ठियों पे लिखे रहते थे, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है।
तो सबसे पहले अभिलेख जो है हमें बोगज कोई के मिले हैं, इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, जो 1400 ईसा पूर्व के हैं, जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख है। और इस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में बहुत सहायता मिलती है। भारत के सबसे पहले प्राचीनतम प्रामाणिक सिक्के सम्राट अशोक मौर्य के शासनकाल के हैं। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, केवल रुम्मनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक है। और उसके बाद जो है 2 प्रकार के अभिलेख हैं, इनके शासकीय हैं और निजी अभिलेख हैं। दोस्तों, शासकीय लेख प्रशस्तियों और दान पत्रों के रूप में कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मिलिंद का रे अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख आदि आते हैं। निजी अभिलेखों में जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर बहुत महत्वपूर्ण है। विदिशा से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ निजी अभिलेख मूर्तियां ताम्र पत्रों आदि पर भी मिलते हैं, जैसे एरन से बराह की मूर्ति पर हून राज तोडामन का अभिलेख मिलता है। निजी अभिलेखों से भी तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का पता चलता है। सिक्के, जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले भारत में आहत सिक्के चलते थे, जिसमें चिन्ह बने रहते थे, जैसे वृक्ष, मछली इत्यादि। और ये तांबे के बने होते थे, चांदी अथवा तांबे के बने होते थे। इनको कारसापण के भी नाम से, जैसे कांसा, आपको याद रखने में आसानी होगी ना, कांसे में कई धातुएं मिली रहती हैं, तो इसी तरह आहत सिक्कों को कारसापण के नाम से भी जानते हैं। ये सिक्के राजाओं, व्यापारियों और व्यापारिक विषयों, नगर निगमों के द्वारा जारी किए जाते थे। जो 206 से 300 ईसा पूर्व के मध्य का इतिहास जो इन्हीं सिक्कों के आधार पर लिखा गया। सर्वप्रथम इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने आकृति, इंडो बैक्ट्रियन, ये याद रखने की बात है, इन्होंने सबसे पहले आकृति बनाई और लेख लिखे, सिक्कों पे अपने बारे में जानकारी दी। उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन तथा गुप्त शासकों ने भी लेखयुक्त सिक्के जारी किए। कनिष्क के सिक्के उसके बौद्ध अनुयायी होने के प्रमाण देते हैं। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप तथा अश्वमेध पराक्रमा शब्द उत्कीर्ण है, जिससे उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का पता चलता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर वीणा बजाने की आकृति उत्कीर्ण है, जो उसके संगीत प्रेम को प्रकट करता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के उसकी शकों पर विजय को सूचित करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जितना मैं जानती थी, जो मैंने पढ़ा लिखा था, आपको बताया। तो ये जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए जय भारत और शबा खैर, खुश रहिए और नमस्कार, शुभ नमस्कार। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए। हमेशा जीवन में ऊंचाई की ओर देखिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।